हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपने जो प्रीवियस क्लास में जो अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, अब आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री में, और वो है सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट जो है, इसमें अपन को मालूम है कि जनरली कोई भी मैटर की कितनी स्टेट्स पॉसिबल है, ये मालूम होना चाहिए। तो अपन को मालूम है सॉलिड का, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट जो है वो पॉसिबल होती है। और वो तीनों स्टेट किस पे डिपेंड करती है, अपन उसके बारे में कहेंगे कि भाई इंटर मॉलिकुलर फोर्स पे और इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस पे। भाई अपन कहते हैं पार्टिकल्स और पार्टिकल्स में गैप ज़्यादा है। अगर गैप ज़्यादा है तो कौन सी स्टेट पॉसिबल हो सकती है? गैस। अगर मैं कहता हूँ पार्टिकल्स और पार्टिकल्स बिल्कुल पास में आ गए, तो इसका मतलब वो कौन सा हो गया? सॉलिड। और इंटरमीडिएट, दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट को अपन क्या बोल सकते हैं? लिक्विड। तो ये नॉर्मल टॉपिक 9, 10th 11th से आप पढ़ते आ रहे हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट होती है, और तीनों में डिस्टेंस अलग अलग होती है और फोर्सेज भी अलग होता है। तो यहाँ मैं 2 वर्ड बता रहा हूँ, एक तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स का, और दूसरा कौन सा वर्ड बताएंगे यहाँ पे? इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस का। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा हाई किस में होते हैं? सॉलिड के अंदर। और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस सबसे कम किस में होती है? सॉलिड के अंदर। और यहाँ अपन ने बताया अरेंजमेंट, बिल्कुल पास पास में अरेंज किया है, तो वो कौन सा हो गया? सॉलिड। थोड़ा सा डिस्टेंस रखा तो लिक्विड, और ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? गैस। तो ये अपन ने बताया है, किसके बारे में बताया? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। अपना चैप्टर है सॉलिड, तो आज अपन किसके बारे में बताएंगे? सिर्फ सॉलिड के बारे में बताएंगे। सॉलिड में क्या क्या आएगा, कौन से टॉपिक कवर करेंगे, क्या चीज़ इसमें काम की है और कौन सी काम की नहीं है, ये चीज़ आती है। तो सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो टॉपिक अपन करवा रहे हैं, ये किसके करेक्टरिस्टिक्स करवाएंगे आगे? सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स। अब सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स में अपन लिख सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं। देखो ये जो मार्कर है, अब मार्कर में अपन कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल वर्ड का मतलब याद रखना है आपको। पार्टिकल्स मीन्स क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इन द सॉलिड, इफ द एटम, मॉलिक्यूल और आयन आर प्रेजेंट एट द फिक्स पोजिशन, देन इट इज़ नॉन एज सॉलिड। दे हैव ए फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। और पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? एक फिक्स पोजीशन पे। तो यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। इन सॉलिड, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फिक्स पोजीशन बट द पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट फ्रॉम देयर पोजीशंस। तो पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट फ्रॉम देयर पोजीशन, इसको अपन करते हैं आगे कि भाई यहाँ पार्टिकल्स जो है पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन जैसे ही मार्कर नीचे गिरा, या अपन कहते हैं गिरते ही क्या होगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेट होने में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ का पार्टिकल घूम के वहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स तो कहाँ रह रहा है? फिक्स पोजीशन पे रहता है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो ऑसिलेट कर सकता है। ऑसिलेट का मतलब वाइब्रेट कर सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट अपन ने यहाँ क्लियर किया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है? शेप, साइज, ज्योमेट्री, वॉल्यूम, मास, ये सारी चीज़ें किस में फिक्स होती है? इसकी, सॉलिड की। जैसे मार्कर सॉलिड का है, अब इसका शेप है, साइज, वॉल्यूम, मास और ये सारी चीज़ें, और इसका जो अपन कहते हैं ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? फिक्स है। यही अगर लिक्विड ले लेते हैं, तो लिक्विड तो जैसे कंटेनर में डालोगे, उस कंटेनर का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, उस कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो फिक्स शेप, साइज, ज्योमेट्री, वॉल्यूम, मास, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? किस में फिक्स मिलेगी? सॉलिड के अंदर। और थर्ड जो टॉपिक है, इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो गया अपना? दे आर रिजिड एंड हार्ड इन नेचर। अब रिजिड है, रिजिड का मतलब क्या हो गया? आपको, आपने अगर इस मार्कर को दबाया, अब दबाते हैं अपन, लेकिन मार्कर के पार्टिकल्स जो है वो अंदर नहीं गए या कंप्रेस नहीं हुए, तो दे आर नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। और नॉन कंप्रेसिबल वर्ड का मतलब क्या लिख सकते हैं? रिजिड एंड हार्ड। रिजिड वर्ड का मतलब क्या हो गया? कि ये पार्टिकल्स जो रहते हैं, अगर इनको दबाएंगे, जैसे अपन रबड़ में, इरेजर में देख सकते हैं, इरेजर को दबाओ, तो इरेजर को दबाएंगे तो पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। या अपन कहते हैं लिक्विड के अंदर देखो, गैस के अंदर देखो, गैस को अगर कंप्रेस करेंगे तो गैस के पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं और रिजिड और हार्ड होते हैं। कौन सी चीज़ रिजिड और हार्ड होती है?
सॉलिड के पार्टिकल रिजिड और हार्ड होते हैं और इनका शेप, वॉल्यूम, साइज वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये पॉइंट अपन ने यहाँ क्लियर करवाया। फिर दे हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली लिक्विड और गैस का अगर कंपैरिजन करें और उसका सॉलिड के साथ कंपैरिजन करें तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किन का पॉसिबल है? अपन कहते हैं किन का पॉसिबल है? सॉलिड का। तो सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। लिक्विड और गैस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई इनके बीच में अट्रैक्शन कितना है। जैसे इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस और फोर्स जो है, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स। अब मैंने कहा ये जैसे मेरा हाथ है, अब एक हाथ दूसरे हाथ को बांध के रखा हुआ, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स हाथ के बीच में क्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या रहते हैं, पास पास में भी रहेंगे और हार्ड और रिजिड भी हो जाएंगे, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है किन से? लिक्विड और गैस से हाई होता है। और इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ सॉलिड आर वेरी लेस एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज आर सॉलिड आर वेरी हाई। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। फोर्स का मतलब क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो सॉलिड के पार्टिकल चिपके हुए रहते हैं। चिपके हुए का मतलब बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज क्या होंगे? हाई होंगे। और दे हैव ए हाई डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? ज़्यादा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं। तो ये सॉलिड के करेक्टरिस्टिक्स अपन ने बताए कि भाई सॉलिड के अंदर क्या नेचर होता है, क्या सॉलिड बिहेव करता है, कैसे फिक्स पे रहता है, कैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई या लो होता है। ये सारे पॉइंट अपन ने किसके बारे में बताए? सिर्फ सॉलिड के बारे में बताए कि सॉलिड जो है इनके पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन पे होते हैं बट दे कैन ऑसिलेट फ्रॉम देयर पोजीशन, और इनका शेप, साइज, ज्योमेट्री, वॉल्यूम सारी चीज़ें क्या होती है? फिक्स होती है। ये रिजिड और हार्ड होते हैं। रिजिड का वर्ड मतलब बता दिया, हार्ड का मतलब बता दिया। जितना हार्ड होगा वो उतना ही रिजिड होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना हार्ड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। अपन ने देखा हुआ है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम होती है। तो जैसे पार्टिकल और पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम होगी, और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होता है। और इनका डेंसिटी जो है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब अपन बात करते हैं सॉलिड को करेक्टरिस्टिक्स में तो कर लिया, अब सॉलिड के भी पार्ट्स करे हुए हैं। सॉलिड को वापस उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स, या अपन कहते हैं इनके सॉलिड के अंदर जो इनका अरेंजमेंट है उसके बेस पे जो अपन सॉलिड को वापस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा उसके बेस पे। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, ये देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया, कितने पार्ट्स में किया? सॉलिड को क्लासीफाई टू पार्ट्स में किया है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और दूसरा कौन सा है अपने पास? अमॉर्फस। अब मेन इसमें डिफरेंस क्या है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में? अपन जब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने गोल्ड लिया, जैसे अंगूठी पहनी हुई है गोल्ड की, ये मैं जो लिखूँगा ये किसको अंदर लिख सकता हूँ? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। यही जब ये प्लास्टिक का इरेज़र है वो अपन लिख सकते हैं किसके अंदर? अमॉर्फस में। तो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस है, ताकि इनको अलग अलग किया हुआ है। तो करने का रीज़न क्या है और क्या ये इनके पॉइंट्स है, तो यहाँ अपन इसके बारे में बात करते हैं। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं जिनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है। रेगुलर का मतलब क्या हो गया? देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप का रेगुलर अरेंजमेंट लंबे रेंज तक चलता ही जाएगा। और ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहाँ लिखा हुआ है। तो पार्टिकल्स का अगर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रिपीटेड अरेंजमेंट, रेगुलर रिपीटेड अरेंजमेंट, यही चलता रहेगा। अब इसमें ए बी के बाद में सी नहीं आएगा, या ए बी के बाद में बी ए नहीं आएगा वापस। तो रेगुलर अरेंजमेंट अगर चलेगा तो वो कौन से टाइप का सॉलिड बन जाएगा? क्रिस्टलाइन। और यही अगर इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर का मतलब क्या हो गया? ए बी चल रहा है और आगे जाते जाते वापस चेंज हो गया, बी ए आ गया। अब ए बी तो रेगुलर था, लेकिन बी ए आ जाता तो वो कौन सा हो जाएगा? इरेगुलर अरेंजमेंट। तो इरेगुलर अरेंजमेंट आपको मिलेगा किसके अंदर? अमॉर्फस के अंदर। और रेगुलर अरेंजमेंट किसके अंदर मिलेगा आपको?
क्रिस्टलाइन के अंदर। तो ये रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट। अब यहाँ जब अपन ने बताया रेगुलर और इरेगुलर के बाद में सेकंड पॉइंट अपन लिख सकते हैं, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड। अब लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, चाहे किसी रेंज में जाए, जैसे लंबे लंबे तार बनते हैं, लोहे के बनते हैं या अपन कहते हैं कॉपर के बनते हैं। लोहे और कॉपर में अगर लंबे रेंज तक जाएंगे तो इनका अरेंजमेंट रेगुलर यही चलेगा। तो ये कौन से टाइप के सॉलिड हो गए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। कौन से वाले, क्रिस्टलाइन। यही अगर इसमें अमॉर्फस में बात करें तो थोड़े से रेंज के लिए तो सही है, लेकिन वापस इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड। तो रेंज का मतलब क्या हो गया, अगर अपन लंबे रेंज तक लंबे लंबे तार अगर देखें उनका अरेंजमेंट यही चलता रहता है तो ये लॉन्ग रेंज के होते हैं, और इनमें थोड़ा सा क्या होता है, शॉर्ट रेंज। अब अपन है ना, तार जो लंबे बनते हैं वो मेटल के बनते हैं, लंबे से लंबे, या वायर या पतरे वगैरह जो होते हैं, शीट्स वगैरह बनती है वो इनकी बनती है। प्लास्टिक का अरेंजमेंट थोड़े टाइम बाद में चेंज हो जाता है। अगर आप प्लास्टिक का लंबा वायर लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद में या तो वो झूल जाएगा, टूट जाएगा, लटक जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जो आती है वो किस में आती है, अपने नॉन क्रिस्टलाइन में या अमॉर्फस में। तो यहाँ अपन ने यही चीज़ समझाया कि भाई इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर का सॉलिड जो है वो कौन सा है, क्रिस्टलाइन है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का सॉलिड कौन सा है, अमॉर्फस है। अब इसमें आगे अपन बात करते हैं कि भाई यहाँ अगर इनको कट करते हैं, कट करने का मतलब है कोई तीखी चीज़ से काटते हैं तो आपको शार्प और शाइनी सरफेस मिलेगा, लेकिन उसको अगर काटेंगे तो आपको रफ सरफेस मिलती है और इरेगुलर सरफेस मिलती है। इरेगुलर सरफेस किस में मिलती है, आपको इसके अंदर अमॉर्फस के अंदर। देखो दोनों का एग्जाम्पल देके बताते हैं। मान लो आपने ये रॉड ली है, ये रॉड किसकी ली है, प्लास्टिक की, और दूसरी जो ये रॉड ले ली है, ये रॉड किसकी ली है अपन ने, आयरन की। तो दोनों रॉड ले ली है। अब ये रॉड जो है, अब इसको मैंने कट किया यहाँ से बीच में से, और ये रॉड है इसको भी मैंने क्या किया है, कट किया है। ये तो मेटल की है, मेटल का मतलब आयरन की, और ऊपर वाली किसकी है, प्लास्टिक की। दोनों को काटा, और काटा किससे, तीखी चीज़ से काट दिया और शार्प एज टूल से काट दिया। तो यहाँ कट करने के बाद में इसको देखा तो यहाँ हल्की सी रफ मिलेगी, और यहाँ शाइनिंग दिखेगी, आपको चमक दिखेगी और शार्प मिलेगी। ऐसे ही है, प्लास्टिक या इरेजर को आप काटते हो, इरेजर को कट करते हैं तो आपको शाइनिंग नहीं दिखती है। लेकिन यही जब कोई मेटल को कट करते हैं, लोहे को सरियों को काटते हैं, तो आपको शाइनी सरफेस जहाँ से कटिंग हो रखा है वहाँ से देखते हैं तो आपको कौन सी सरफेस दिखती है, शाइनिंग सरफेस दिखती है, शाइनी सरफेस दिखता है। तो यहाँ शार्प और शाइनी सरफेस किसके अंदर दिखता है, आपको क्रिस्टलाइन के अंदर, और रफ सरफेस आपको किसके अंदर मिलेगी, अमॉर्फस के अंदर। अच्छा, इसमें जो अपन ने देखा अरेंजमेंट जो है ये हो गया। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। शार्प का मतलब एक फिक्स होता है। अब फिक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर इनको गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो एक फिक्स पॉइंट पे जाके क्या हो जाते हैं, मेल्ट। कैसे समझाएंगे इसको, कि मान लो आपने एक आइस का क्यूब ले लिया और आइस को मेल्ट करना है, तो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, अपना फिक्स पॉइंट हो गया इसका, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यही प्लास्टिक को मेल्ट करना, रबड़ को मेल्ट करना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, 70 to 100 डिग्री। तो 70 to 100 लिखने का रीज़न यही है कि इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है कि इस पॉइंट पे जाके ये मेल्ट हो जाएगा, ये नहीं होता है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक रेंज में होता है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं एक रेंज होता है। लेकिन किन का रेंज होता है, इनके अंदर अमॉर्फस सॉलिड के अंदर एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक रेंज में होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन में ये रेंज में नहीं होता है, एक शार्प और फिक्स होता है यहाँ पे। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। अब एक जो वर्ड आ रहा है ट्रू और सूडो सॉलिड, किन को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, अपन कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, और अमॉर्फस को क्या बोलते हैं, फॉल्स या सूडो सॉलिड बोलते हैं। अब ये वर्ड यूज क्यों किया मैंने ट्रू और ये का,
तो देखो इधर समझ लो इसको, मान लो आपने जो एक ग्लास की या प्लास्टिक की बॉटल ली, ग्लास की बॉटल अगर लंबे टाइम तक रह जाए तो ग्लास की बॉटल के अंदर वाइट वाइट स्पॉट या वाइट वाइट लाइंस दिखती है। वो लाइट लाइन क्यों दिखती है? ग्लास की बॉटल के अंदर लंबा टाइम तक अगर रहता है तो ये पार्टिकल्स जो है वहाँ से नीचे जाता है। नीचे का मतलब है ग्रेविटेशन के थ्रू पार्टिकल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड्स मूव करते हैं। अगर मैं कहता हूँ सॉलिड होता तो पार्टिकल्स कहाँ रहता है, फिक्स पोजीशन पे। इसका मतलब सॉलिड पूरा प्योर सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है, तो पार्टिकल्स कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ। ये देखो नीचे की तरफ लाइनें बन रही हैं। ये जो लाइनें या वाइट लाइनें जो आपको दिखेगी कांच के अंदर, वो कांच के अंदर अगर वाइट लाइनें दिखती है तो वो कौन सा नेचर को शो करता है, सूडो सॉलिड। और यही अगर अपन देखते हैं कोई मेटल का, मैंने बॉटल ले लिया और मेटल के बॉटल के अंदर अगर देखते हैं तो पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं, एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। वो अगर इधर उधर मूव नहीं करते हैं तो वो कौन से टाइप का सॉलिड हो जाएगा, अपना ट्रू सॉलिड। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस अपन ने बताया कि भाई क्रिस्टलाइन में क्या होता है, अमॉर्फस में क्या होता है, और इसके बारे में जो दोनों के बीच में डिफरेंस अपन को मालूम होना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस अभी अपन को बताना है, तो ये एक बार वापस रिवाइज कर लो। कुछ पॉइंट अपन यहाँ बता रहे हैं। कौन से बता रहे हैं कि भाई यहाँ जो रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा फर्स्ट पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, पैटर्न फिक्स होता है। पैटर्न फिक्स होने का मतलब है ये अरेंजमेंट आपको किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो मिलेगा, पैटर्न फिक्स होता है। और इसके बाद में अपन ने ये बताया पार्टिकल्स जो है एक रेगुलरली अरेंज होते हैं। इनके बाद में अपन ने क्या बताया, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प और फिक्स होता है। शार्प का मतलब एक फिक्स पॉइंट पे होता है। और आफ्टर कटिंग बाय एज टूल दे हैव ए शार्प एंड शाइनी सरफेस। इनको अगर कट करते हैं तो कैसा सरफेस मिलता है आपको, शार्प और शाइनी। लेकिन यही इसका उल्टा, ये एक और पॉइंट है इसके अंदर, इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ट्रू क्यों बोलते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स इधर उधर मूव नहीं करते। जैसे इसमें मैंने बताया अभी कि भाई पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इसका मतलब फिक्स नहीं है पार्टिकल्स की पोजीशन। तो वो कौन से टाइप का सॉलिड हो जाएगा, सूडो सॉलिड। तो ये इन दोनों के बीच में अपन ने बताया, इसमें तो एकदम लाइन से अरेंज है देखो पार्टिकल्स, और इसमें ये ऐसे बिगड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। जैसे एक क्लास में बच्चे अगर लाइन रो में खड़े रहते हैं तो वो तो हो गया क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट। और कोई बच्चे जैसे इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उस कोने में बैठा, कोई इस कोने में बैठा है, तो अगर बच्चे इधर उधर बिखरे हुए हैं इसका मतलब वो कौन से टाइप का है, अमॉर्फस। तो इन दोनों में एक जो अपन को पॉइंट और करना अभी, ये जो पॉइंट है ये है इनका आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी नेचर। तो यहाँ अपन जो बता रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट बताएंगे, यहाँ पे कौन से नेचर को बता रहे हैं, आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। तो यहाँ एन आइसोट्रॉपी बताएंगे, ये एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज़। अब एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो अपन ने बताया कि भाई एनाइसोट्रॉपी होता क्या है, तो इसको समझ लेते हैं अपन। एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, ये मैंने जो अरेंजमेंट बनाया है यहाँ पे, जैसे ए बी ए बी ए बी, फिर वापस क्या आया, बी ए बी ए बी ए, फिर वापस क्या आया, ए बी ए बी ए बी, फिर वापस क्या आया, बी ए बी ए बी ए। अब देखो ये रेगुलर अरेंजमेंट चल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल बना रहे हैं अपन, क्रिस्टलाइन का। अगर यहाँ देखें पार्टिकल्स जो है ए बी चाहे इधर जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे ऊपर जाओ, चाहे किसी डायरेक्शन में, ये छोटा सा सैंपल लिया मैंने। तो एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसको अपन पढ़ते हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नॉन एज एनाइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यही है कि आपके अंदर जो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ है हर एक डायरेक्शन में अलग अलग है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ किस में मिलती है, इट इज़ फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस में मिलेगी आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर।
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज मिलती है इसको अपन कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपी। और एन आइसोट्रॉपी में होता है क्या, देखो इधर यहाँ अपन डायरेक्शन देख रहे हैं, कौन सा अरेंजमेंट आ रहा है, बी ए टाइप का। और अब मैंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, अब मेरे पास पार्टिकल क्या आ रहा है, बी टाइप का पार्टिकल। तो बताओ दोनों ही डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल आ रहे हैं या सेम आ रहे हैं? तो दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ बी ए चल रहा है, इधर बी चल रहा है। तो ये अरेंजमेंट अगर आपको दोनों डायरेक्शन में अलग अलग दिख रहा है तो उस प्रॉपर्टीज़ को कौन सी प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपी। अब यहाँ मैं इसका एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे मैंने जो ये रिंग पहन रखी है गोल्ड की, अब इस रिंग के अंदर आप देखो हर एक डायरेक्शन में शाइनिंग क्या है, अलग अलग दिख रही है या सेम डाई? कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो शाइनिंग वर्ड का मतलब अपन कौन से इंडेक्स से लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हर डायरेक्शन में ये अलग अलग आता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है? एन आइसोट्रॉपी। और ये किस में मिलता है आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। डायमंड को भी आप देख लो, कोई भी एक डायमंड लेके देखना, आपको हर एक डायरेक्शन में जैसे जैसे घुमाओगे तो आपको शाइनिंग क्या दिखेगी? अलग अलग दिखेगी। अलग अलग शाइनिंग वाले जो बन रहे हैं ये किस में बनते हैं आपको? क्रिस्टलाइन में। तो थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही बता देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एक आयरन की रॉड ली, लोहे की रॉड ले ली, उसको गर्म किया तो आपको मिलेगा यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर और कम। तो जैसे जैसे अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको टेम्परेचर सब जगह इक्वल मिल रहा है या अनइक्वल? अनइक्वल मिलेगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो अनइक्वल जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन से वाली है अपने पास? एन आइसोट्रॉपी। यही जब प्लास्टिक की रॉड लेता हूँ, प्लास्टिक की कोई चीज़ लेता हूँ, रबड़ की लेता हूँ, थोड़ा सा गर्म किया अपन ने, पूरा ही सॉफ्ट हो गया, मेल्ट हो गया, एक जैसा हो गया। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन सी है? आइसोट्रॉपी। जिसमें अपन ये लिख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर सेम होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो भी सेम होती है, तो उस प्रॉपर्टीज़ को अपन आइसोट्रॉपी बोलते हैं। और ये जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है इसको अपन क्या बोलेंगे? एन आइसोट्रॉपी। तो एन आइसोट्रॉपी किस में मिलता है आपको? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और आपको मैंने यह बता दिया कि कोई भी एक मेटल की चीज़ लोगे, अब यहाँ अपन को दिख रहा है कि भाई ये बोर्ड में जो शाइनिंग है आपको लगभग सेम दिख रही है, सब जगह एक जैसी दिख रही है। लेकिन यहाँ रिंग के अंदर, गोल्ड की रिंग के अंदर आपको शाइनिंग अलग अलग दिखेगी। देखो डायरेक्शन चेंज करते ही आपको शाइनिंग क्या दिख रही है? अलग अलग। अब अलग अलग दिखती है तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एन आइसोट्रॉपी। प्लास्टिक, रबड़ और ग्लास जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? सूडो सॉलिड मतलब अमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन? ग्लास, प्लास्टिक और रबड़। तो ये अमॉर्फस में लिखना है। अमॉर्फस के एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? ग्लास, प्लास्टिक और रबड़। ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। या जिनके नाम के आगे पॉलीथीन, पॉली वर्ड आता है, पॉलीयूरेथेन वगैरह ये वर्ड आते हैं, उनके लिए अपन कौन से वर्ड यूज करेंगे? अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन क्रिस्टलाइन में आपको कौन सी चीज़ लिखनी है? अपन को मालूम है डायमंड, डायमंड, NaCl, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है, जैसे नीलम वगैरह पत्थर होते हैं वैसे एक क्वार्ट्ज एक डायमंड के जैसे पत्थर होता है। और NaCl डायमंड, या कोई भी मॉलिकुलर सॉलिड ले सकते हैं, SO2, N2 वगैरह, ये जितने भी आते हैं, KCl, जिनके फॉर्मूले होते हैं या जिनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, वो सारे किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और ये प्लास्टिक, रबड़ वगैरह पॉलीवर्ड जिनके आगे आता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अमॉर्फस सॉलिड। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में जो नेचर मिलेगा आपको, कौन सा नेचर मिलेगा? आइसोट्रॉपी। अब जैसे प्लास्टिक या रबड़ देखते हैं, रबड़ आप दबाओगे तो अगर दबाते ही वो क्या हो जाता? सारा पिचक जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे ही नहीं है। और इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर अगर गर्म भी करेंगे तो सारा एक जैसा मेल्ट होके पिघल के क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये कंडक्टिविटी, ये सारी सेम होगी अलग अलग डायरेक्शन में।
तो उसको अपन बोलेंगे आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज। और ये अगर डिफरेंट होगी डिफरेंट डायरेक्शन में तो अपन इसको क्या बोलेंगे, एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज। और एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज आपको किसके अंदर मिलती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। और आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज आपको किसके अंदर मिलेगी, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर। तो ये जनरली क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस क्या है, और अमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होता है और क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट। यहाँ देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अलग पार्टिकल आ रहे हैं, और डायरेक्शन अगर चेंज कर लिया तो अलग आ रहे हैं। फिर अगर और चेंज करके देखोगे तो अलग आएगा। जैसे यहाँ डायरेक्शन और चेंज किया मैंने इस डायरेक्शन में तो ए बी टाइप का आ रहा है। तो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं, यहाँ पे एन आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। तो ये जो आज के टॉपिक में अंदर अपन ने बताया कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमॉर्फस क्या होता है, सूडो सॉलिड क्या होता है, और किन को सूडो सॉलिड बोलते हैं, किन को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ग्लास को अपन क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लास के पार्टिकल लंबे टाइम के बाद में थोड़े से कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, और ग्लास के अंदर आपको हल्का सा वाइटनेस दिखने लग जाता है लंबे टाइम बाद में। तो ये ग्लास कौन सा सॉलिड हो गया, आपके सूडो सॉलिड। और ये जितने भी मेटल्स आते हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह ये आपके ट्रू सॉलिड में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। आयोनिक कंपाउंड आएंगे, कोवलेंट कंपाउंड आएंगे, ये जितने भी कंपाउंड आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आएंगे। तो फिर इसके बाद अपन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड वो कल करेंगे जिसमें 4 पार्ट अपन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और अगर आपने ये ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो फर्स्ट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनकी क्लासेस रेगुलर नहीं हो रही है उनको रेगुलर क्लासेज मिल सके। थैंक यू बच्चों।